आज हम लोग फिर से वन पंच मैन के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे उसके सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले विलन को, कारो। जी हाँ, तो कारो एक ऐसा विलन है ना जो कि मेरे नज़रिए में तो मुझे बहुत ही कूल लगता है। आई मीन सीरियसली कूल लगता है। एंड अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंट लगता है, अलग लगता है, तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फिलहाल वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने साथ में एक स्केचबुक एंड पेन पेपर पेंसिल कुछ ले लीजिए एंड इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी वीडियो को साथ में देखते देखते प्रैक्टिस करते हो तो होता ये है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है माइंड में कि करना कैसे है, क्या बोला जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। एंड कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे आ रहे हो कि वीडियो देखा और चले गए, अपना भी टाइम वेस्ट कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता ही है, हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है ऑलवेज सिंप्लीफाइंग का। सिंप्लीफाइंग, जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। वेल, आपको सिंपली बस लाइंस का यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइंस का, एंगल्स और प्रोपोर्शंस को जज करने के लिए कि कौन सी चीज़ किस एंगल में है और कितने एरिया में बनी है, उस चीज़ का हम जजमेंट देंगे बेसिकली स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके। बस इतनी सिंपल सी बात और कुछ नहीं। एंड जब एक बार हमारा बेस स्ट्रक्चर यानी कि बेस तैयार हो जाए तो उसे हल्का हल्का इरेज कर देना है, ताकि उसके बाद जब हम सेकंड स्टेप में इस तरह से डिटेलिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्टली उस बेस के ऊपर ड्रॉ करने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा कि ये लाइन ऐसी थी कि ऐसी थी। काइंड ऑफ ओवर राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे एंड उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले अपने बेस को हल्का हल्का इरेज कर देते हैं एंड इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है बाद में डिटेलिंग भरने में। ये एक प्रो टिप है। इसी के साथ अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि है डिटेलिंग। एंड देखो, डिटेलिंग ना मैं हमेशा अपनी आईज से ही स्टार्ट करता हूँ, बट आप लोग डिटेलिंग भरना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप लोगों का फर्स्ट स्टेप यानी कि सिंप्लीफाइंग, आपका जो बेस है वो सही है। जो आपका सबसे ज़्यादा एक ढांचा होता है ना किसी भी चीज़ का, वो जब तक सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही गलत है, पहला स्टेप यानी कि सिंप्लीफाइंग ही गलत है, आपने एंगल्स और प्रोपोर्शंस ही गलत किए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस स्केच को करके। वो एंड में भी आपको ख़राब ही रिजल्ट ला के देगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले वाले स्टेप पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, स्टार्ट ओवर फिनिश। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपने स्केच को किस तरीके से फिनिश करते हो। मैटर ये ज़्यादा करता है कि आप कितने अच्छे से अपने स्केच को स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिनिशिंग। इस लाइन को लिख के चिपका लो कहीं पर जहाँ इसे रोज़ पढ़ पाओ। दिमाग में फिक्स कर लो इस चीज़ को। एंड वैसे स्केच को बनाते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मतलब काफ़ी मज़ा आया यार, काफ़ी कूल सी फीलिंग आ रही थी इस कैरेक्टर से। एंड जो इसका डिफ़िकल्ट पार्ट था वो था हेयर्स का। मैं ट्रूली कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, बट इसके हेयर्स ड्रॉ करना ना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो मेरे एक्सपीरियंस में जब आप इसके हेयर्स ड्रॉ कर रहे होगे तो उस टाइम आप लोगों को इसके हेयर में एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा। जब इसके हेयर ड्रॉ कर रहे होगे तो उस वक्त बिल्कुल ध्यान से देखना कि एक एक बाल की लाइन कहाँ से जा रही है। ऐसा मत सोचना कि मैं खाली जिगली लाइंस बना के कर दूंगा तो हेयर ड्रॉ हो जाएंगे। ये वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर वैसी चीज़ को अप्लाई करोगे तो बालों का भी मैगी बन जाएगा। तो वो चीज़ मत करना, उसे अवॉइड करना। बालों को ड्रॉ करते वक्त चाहे तो बहुत ज़्यादा जूम कर लेना अपनी रेफरेंस को, एकदम फोकस के साथ देखना कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, फिर उस हिसाब से ड्रॉ करना। बट इतना भी ज़्यादा उस चीज़ में फोकस मत कर देना कि तुम लोग कॉम्पोजिशन ही ख़राब कर दो, ठीक है? कॉम्पोजिशन भी स्केच का मेंटेन रहना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग एक ही डिटेलिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो एंड बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। ये भी नहीं करना है। सब चीज़ों को ध्यान में और बैलेंस में रखना है। यही एक आर्टिस्ट का सबसे बेस्ट स्किल होता है। एंड इसकी बॉडी एनाटॉमी, वैसे बॉडी बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। और मतलब स्केचिंग में अगर रियल लाइफ में करने जाओगे तब तो मुश्किल काम है, मेहनत तो लगेगी। ऐसे मेहनत यहाँ पर भी लगती है। तो एनाटॉमी ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। बस आपको दो सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखने के लिए। जो शोल्डर है वो राउंड होना चाहिए, जो बाइसेप है वो शोल्डर के मुकाबले में थोड़ा छोटा होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, ये आपको ध्यान रखनी है एनाटॉमी के दौरान।
एनाटॉमी भी आप सिंपली ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि स्टेप 1 में पहले आराम आराम से आउटलाइन खींचो, देन उसके ऊपर शेडो के शेप ड्रॉ कर लो, या फिर हैचिंग या फिर शेडिंग यूज़ कर लो। अपने आप आपकी एनाटॉमी या फिर एनिमी बॉडी जो भी आपके कैरेक्टर की आप ड्रॉ कर रहे हो वो ईजिली ड्रॉ हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा आ जाता है इंकिंग का। अब देखो, इंकिंग में हम लोग वैल्यूज़ ऐड करते हैं, ठीक है। ये स्टेप में मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ इंकिंग का यूज़ करके। बेसिकली सिर्फ हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और कुछ छोटी मोटी लाइंस खींच के या फिर कई जगह प्रॉपर्ली डार्क करके, बॉल पेन का यूज़ करके ऑब्वियसली मैं चीज़ों में वैल्यूज़ ऐड करता हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी लाइट है और कितनी डार्क है। अब वैल्यूज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके स्केच में एक डेप्थ आती है और आपको याद रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी लाइट और डार्क थी। अब ऐसे प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस स्केच को दोबारा खोलोगे, जैसे कि आपके पास अभी टाइम नहीं था, आपने फटाफट चीज़ों को ड्रॉ कर लिया, तो अगर आपने इस तरीके से बनाया होगा तो बाद में आप इस चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो आराम से बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस अप्रोच का। एंड अगर आपने ये सारे स्टेप सही से फॉलो किए हैं तो आपका गारो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। बट हार मत मानना, प्रैक्टिस करते रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।